Hello everyone. See, now we are going to start there is a 12th first chapter solution, है ना। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में बेसिक थिंग आप लोअर क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखे हो। टू पार्ट्स होता है, वन होता है दैट इज अ सॉल्यूट, है ना, और दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट। क्या होता है सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसे अगर हम पहचानने की बात करें तो आपको पता है कि इसके अगर ये क्या हो स्मॉलर अमाउंट में हो या लोअर अमाउंट में, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सॉल्यूट, या हायर अमाउंट में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे सॉल्वेंट, है ना। अगर हम बात करें कि अगर आपके पास मान लीजिए केस 1 की बात करते हैं, देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे होगा। मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन बना जिसमें सॉलिड है और दूसरा क्या है लिक्विड है, तो सॉल्यूशन आपके पास क्या बना दैट इज अ लिक्विड का फॉर्मेशन हुआ, है ना। समझ रहे हो, ये सॉल्यूशन हो गया और ये आपके पास सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट। होता क्या है कि आपके पास सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है ना। अब देखो कि सॉल्यूशन का स्टेज अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये आपके पास लिक्विड है ना। तो सॉल्यूशन का जो स्टेज है लिक्विड, उसी का सेम स्टेज इन दोनों में से जिसका मिल जाए वो क्या कहलाएगा सॉल्वेंट। नहीं समझे, बात समझो। अगर आपके पास सॉलिड है और दूसरा लिक्विड है, मेरे को नहीं पता कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, बट ऑल ओवर जो आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में जो फिजिकल स्टेट मिल रहा है वो लिक्विड है। अगर इसका फिजिकल स्टेट इन दोनों में से किसी का अगर मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा सॉल्वेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा सॉल्वेंट कहलाएगा। तो बेसिक थिंग क्या हो गया कि आपके पास अगर इसका एक एग्जांपल दें तो आपके पास क्या होगा दैट इज अ शुगर, है ना। आपके पास शुगर H2O दैट इज वाटर में डिज़ोल्व कराते हैं। शुगर की बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में होता है, जबकि ये क्या होता है लिक्विड स्टेट में, है ना। और आपके पास जो सॉल्यूशन बनता है वो आपके पास क्या आता है लिक्विड स्टेट में। तो बेसिक थिंग लिक्विड आपको सॉल्वेंट पहचानने का तरीका क्या है कि ये जो लिक्विड है ना, लिक्विड ये वाला जो लिक्विड है ना, वो इसके स्टेज से ये मैच किया तो ये क्या कहलाएगा सॉल्वेंट कहलाएगा। बट केस आपके पास सेकेंड आता है ना। अगर हम केस सेकेंड की बात करें तो केस सेकेंड में आपको क्या देखने को मिलता है कि आपके पास लिक्विड है ना, और लिक्विड का क्या होगा एक दूसरे से डिसॉल्व होगा और आपके पास क्या मिलता है लिक्विड ही मिलता है। अब यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट उस मेथड से आप पहचानोगे तो नहीं पहचान पाओगे। मतलब अगर आपके पास सॉल्यूशन लिक्विड ही है और दोनों आपके पास सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, हमें नहीं पता कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो इस केस में आपके पास ये पहला वाला है ना मेथड लगाना पड़ेगा, जिससे हम जानते थे क्या कि अमाउंट इसका लेस हो, है ना, इसका लोअर अमाउंट हो और इसका क्या हो अमाउंट, है ना, और जबकि इसका क्या हो हायर अमाउंट, क्या हो हायर अमाउंट। तो इससे क्या बोलेंगे, तो अगर आपके पास फिजिकल स्टेट लिक्विड लिक्विड और लिक्विड ये तीनों केस में हुआ तो आपके पास ये वाला केस आपको क्या देखना पड़ेगा कि किसका क्वांटिटी ज़्यादा, और क्वांटिटी जिसका ज़्यादा रहेगा वो क्या कहलाएगा सॉल्वेंट कहलाएगा, है ना। और पहले में क्या था कि आपके पास सॉलिड लिक्विड है और फाइनल सॉल्यूशन में लिक्विड ही मिल रहा है, तो उस केस में है ना जो लिक्विड आपके पास मिल रहा है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ा था कि सिंपली इस लिक्विड वाले पार्ट को, है ना, इस लिक्विड वाले पार्ट का हम फिजिकल स्टेट देखें और इस दोनों में हम मैच कराएं, है ना, देखें कि आपके पास इसका और इसका दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है तो ये क्या कहलाएगा सॉल्वेंट कहलाएगा, है ना। जबकि यहाँ पर आपने क्या देखा कि एक को लिए जब आपका फिजिकल स्टेट सेम हो जाए तब आपके पास हम क्वांटिटी से इसे पहचान सकते हैं। जो हायर अमाउंट में रहेगा, जो हायर क्वांटिटी में रहेगा, है ना, वो क्या कहलाएगा सॉल्वेंट कहलाएगा, है ना, और जो लोअर अमाउंट में रहेगा वो सॉल्यूट कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पहचानने का तरीका है ना, क्या तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है,
अब देखो, अगर हम सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए सोचें तो अगर हम सॉल्यूशन क्या होगा, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखो, ये तो बेसिक थिंग था जो ऑलरेडी आप जानते थे। अब सॉल्यूशन के 11th क्लास में हमें क्या पढ़ना है उसका हम लोग लिस्ट देखेंगे। ठीक है, क्या क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। करें तो सिलेबस में आपके पास पहला पोर्शन जो हमें सॉल्यूशन में पढ़ना है वो कंसंट्रेशन है ना। हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, है ना। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा है वेपर प्रेशर। ठीक है। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा में आपके पास आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है। और चौथा आपके पास लास्ट पोर्शन वो है वांट हाफ ठीक है, वांट हाफ फैक्टर। ठीक है। इन चारों पोर्शन को पढ़ेंगे, हमारा सॉल्यूशन पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। मगर बेसिक क्वेश्चन अगर हम बात करें इस पोर्शन में से तो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अब कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम देखें, ठीक है, इसको हम लोग उतार लीजिएगा। ठीक है। अगर हम देखें कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली है क्या। तो देखो, पहले तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे। तो पहला कहता है वॉल्यूम, और दूसरा पार्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा मास को m से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम को v से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपके पास वॉल्यूम जो है एक टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है। क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जबकि अगर मास की बात करें तो ये क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है। मतलब अगर बेसिक बात बताएं तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम का फैक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर को डिक्रीज करने से वॉल्यूम का फैक्टर डिक्रीज करेगा। जबकि मास की बात करें तो मास क्या है? इंडिपेंडेंट है ना, कहता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी से भी वो कहते हैं, है ना। जबकि इसी के बात करें तो इसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा। अगर हम बात करें टेम्परेचर डिपेंडेंट और ये क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पार्ट, है ना। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट को दो भाग में बांटते हैं, और इसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं, है ना। ऑलरेडी आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। दूसरे की बात करें तो परसेंटेज, है ना, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है। तीसरे की बात करें तो तीसरा है मोलरिटी। क्या है? मोलरिटी। ठीक है। चौथे नंबर की बात करें तो चौथा में आपका आता है नॉर्मलिटी। क्या पढ़ देंगे? नॉर्मलिटी, है ना। पांचवा नंबर की अगर हम बात करें तो डेट इज अ ppm, है ना, पार्ट पर मिलियन, है ना। और इसमें जो हम पढ़ेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम पढ़ेंगे। ठीक है।
और अगर हम बात करें इसमें तो हमारे पास कुछ और भी फैक्टर हैं, जैसे हमारे पास स्ट्रेंथ है ना। चलो इसी दूसरे वाले पार्ट की बात करें तो दूसरे वाले पार्ट की बात करें तो आपके पास पहला नंबर आता है दैट इज अ परसेंटेज वेट बाई वेट। दूसरा होता है दैट इज अ मोल फ्रैक्शन, है ना। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। ऑलरेडी आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा 11th क्लास में, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करें तो मोलरिटी से मोलालिटी आता है। क्या आता है? अच्छा, मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से, है ना। ये क्या है? मोलालिटी। मोलालिटी को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से, है ना। और चौथा आपके पास लास्टली क्या है? दैट इज अ पीपीएम, है ना, पार्ट पर मिलियन। और पीपीएम की बात करें तो यहाँ पर आपके पास आता है दैट इज अ वेट बाय वेट परसेंटेज, है ना। ठीक है। अब देखो इसमें एक फैक्टर और भी पढ़ना है, वो है आपके पास दैट इज एक तो आपके पास स्ट्रेंथ होगा, है ना। अगर हम 6 नंबर की बात करें तो एक पढ़ना है आपको स्ट्रेंथ। इसके बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, है ना। बट आप अगर आप देखोगे ध्यान से इस चीज़ को तो आपको दिख रहा होगा कि ये मोस्टली रिलेटेड क्या है? टोटल का टोटल मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ना। मतलब सॉल्यूशन में 11th क्लास का मोल कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उससे सारा का सारा थ्योरी यहाँ पर को रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा? तो कहता है जैसे ये मान लो पार्ट ए और इसको पार्ट बी, तो ए से बी का कन्वर्जन जो रहेगा वो क्या होगा? सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। समझ रहे हो? क्या होगा? ए से बी, मतलब या तो ए से बी की तरफ जाएगा या बी से ए की तरफ आएगा, ठीक है। मतलब आपके पास इस कन्वर्जन ए से बी की तरफ जाना या बी से ए की तरफ आना, ये दोनों कन्वर्जन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का निर्माण करता है। और यहीं से क्वेश्चन आपको बोर्ड हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वहाँ से पूछा जाता है। बोर्ड में आसान वाला पूछता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में थोड़ा सा टफ वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोल कन्वर्जन आएगा। बट हम उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? सारे को पहले डिफाइन करते चलेंगे और उसके बारे में ब्रीफली, है ना। ऑलरेडी आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा होगा तो हम लोग पर इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट एक बार देख लेंगे शॉर्टली, है ना। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन को। तो कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप डिफाइन करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है क्या? तो कॉन्सेंट्रेशन हाउ डू यू विल डिफाइन इट? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना। क्या होगा? अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? अमाउंट ऑफ, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द अमाउंट ऑफ, लिखते जाइए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। या तो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा या पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। या वेट किस में होगा? इन केजी, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन किए और बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि यही रेशियो जो है आपको यहाँ पे काम आएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम बात किए हैं, सॉल्यूशन तो सारे में मोस्टली आएगा। अब देखो एक मोलालिटी ही होता है जिसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट देखा जाता है ना। आप पढ़ोगे उस समय 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट्स कंसीडर आउट किया जाएगा। तो मोलालिटी ही एक ऐसा टर्म होगा
जिसका कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करने के लिए हमें सॉल्वेंट लेना पड़ता है, हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो डिस्कस करेंगे पार्ट ए वाले पार्ट का, तो ए वाले पार्ट में हमने पहला पढ़ा था, दैट इज अ परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, है ना। अब यहाँ पर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चूँकि परसेंटेज है इसलिए परसेंटेज में क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कंसीडर किया जाता है वो ml में, और दूसरा अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ml होगा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें दैट इज अ परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वेट ऑफ क्या, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, किसमें, तो डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करें, ठीक है, किसका, वेट ऑफ, अगर सॉल्यूट की बात करें तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या किस में होगा, दैट इज अ ग्राम में, और अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ये किस में होगा, ml में, और किस से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज अ 100 से। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो आपके पास आता है वो है मोलरिटी। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से, है ना। और इसे डिफाइंड कैसे करते हैं, तो सिंपल इज दैट, कहता क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन kg। किस में होना चाहिए, kg में होना चाहिए। मतलब इस डिफिनेशन सेल्फ सजेस्टिंग अ फॉर्मूला दैट इज अ मोलरिटी बराबर क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन kg, है ना। और इस तरह से हम मोलरिटी को लिख भी सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी बराबर ये फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फॉर्मूला को डिफाइंड कर सकते हैं, और कुछ कोरिलेशन और कुछ प्रॉब्लम भी इससे हम डील करेंगे। ठीक है, अब देखो, ठीक है, है क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या, तो कहता है उसके लिए क्या, वॉल्यूम ऑफ किसका, तो सॉल्यूशन का,
किसका? सॉल्यूशन का। किसमें? इन लीटर में। ठीक है, मतलब बेसिक थिंग क्या है कि कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे V ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किस में होगा? लीटर में। अच्छा, इसको और भी एक्सपेंड करोगे तो नंबर ऑफ मोल को आप और क्या लिख सकते हो? मास बाई मोलर मास, पढ़ा होगा आपने। अब देखो मोलर मास को और भी मास बाई, है ना, इसको अगर क्या करें, कैपिटल M यूज कर रहे हैं, मास बाई मोलर मास को क्या करते हैं, है ना, मोलर मास को m0 से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो m बाई क्या होगा? m0 डिवाइड बाई क्या? VL, जब ये क्या हो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो आपके पास मोलरिटी का एक फॉर्मूला आ गया, निकल गया क्या? नया वाला, क्या? स्मॉल m बटे, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू क्या? m0 मोलर मास। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया। एक फॉर्मूला और भी हो सकता है, जब अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो? ml में दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में अगर दिया हुआ हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या होगा? दैट इज m इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बटे m0, है ना। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? ये 1000 कैसे किया? तो लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर डिवाइड करोगे नीचे से ऊपर वो चला जाएगा। मतलब क्या है? ये सेम इक्वेशन है ना। बट जब आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिया हो रहा है ना, तो ये क्या होगा? ml में शुड बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शुड बी गिवन इन ml, है ना। किस में दिया होना चाहिए? ml में दिया होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम मोलरिटी को डिफाइन कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दैट इज अ नॉर्मलिटी। क्या है? दैट इज अ, थर्ड नंबर हो गया था, फोर्थ नंबर देखते हैं, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी की बात करें तो इसे डिफाइन किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से, है ना। और इसमें क्या कहता है? तो कहता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो आपके पास नॉर्मलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, है ना, इक्विवेलेंट, चलो, ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या? लीटर। ये फॉर्मूला निकल के आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। अगर हम बात करें नॉर्मलिटी का, तो नॉर्मलिटी क्या होता है? इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करें, है ना, इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करें तो इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? दैट इज अ वेट डिवाइड बाई वेट या मास, है ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या होता है? इक्विवेलेंट, है ना। ठीक है, अच्छा, अगर हम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए सोचें तो इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? तो इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा आपका
मोलर मास, मतलब इक्विवेलेंट हो गया मोलर मास बटे क्या, एन फैक्टर, क्या होगा, एन फैक्टर। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ने क्या देखा कि नॉर्मलिटी बराबर हम लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो मोलर आपके पास इको डिवाइड बाई वॉल्यूम तो हुआ ही, और इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हो, वेट, और इक्विवेलेंट को आपके पास क्या लिखना होगा, मोलर मास, और एन फैक्टर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू एन फैक्टर डिवाइड बाई मोलरिटी इंटू क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये क्या होगा, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो नॉर्मलिटी में आपको क्या देखने को मिला कि एन फैक्टर इज़ अ अननोन फॉर अस, हाउ इट टू बी फाइंड आउट, है ना, दैट इज़ अ बिग डील फॉर अस। ठीक है, हार्डली ये बिग डील होगा, कैसे आप एन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका क्या है, देखते हैं। देखो, अगर हम बात करें सिंपल सा तरीका हम बात करें तो उसके लिए आपके पास एसिड, बेस एंड साल्ट, देखो हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी बराबर क्या पढ़ा था, तो वेट इंटू एन फैक्टर, है ना, डिवाइड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इंटू क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही पढ़ा था ना। अब देखो एन फैक्टर इज अ बेसिक थिंग विच वी हैव टू फाइंड दैट, है ना। तो देखो आपके पास पहला केस आता है, एन फैक्टर फॉर एसिड होता है ना। तो पहले हमारे पास रूल आएगा, हाउ टू फाइंड एन फैक्टर, एन फैक्टर फॉर किसके लिए, एन फैक्टर फॉर एसिड के लिए। आपके पास पहला केस है ना, कैसे आप फाइंड आउट करोगे, उसके लिए क्या आता क्या कि जैसे मान लो कि आपके पास HCl है, HCl है, जब इसे डिजॉल्व कराओगे तो आपके पास H प्लस एंड प्लस Cl माइनस में टूटेगा। एसिड का पहचान क्या होता है, ये H प्लस आयन, तो कहता है जितना H प्लस आयंस देना वही उसका क्या हो जाता है, एन फैक्टर हो जाता है। कितना दिया है, 1 हाइड्रोजन दिया है, और 1 हाइड्रोजन HCl दिया है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 को डिजॉल्व कराओगे तो आपके पास क्या आएगा, 2H प्लस प्लस SO4 क्या, 2 माइनस। अगर एन फैक्टर की बात करें तो एन फैक्टर यहाँ पर कितने निकल के आएंगे, 2, है ना, कितने निकल के आएंगे, 2। तो आपके पास ये जो 2H प्लस आयन है उसी को काउंट करके मैंने लिखा n बराबर 2, है ना। अच्छा, बात करें HNO3 का, क्या है HNO3, तो HNO3 में क्या आएगा, H प्लस प्लस NO3 माइनस। तो यहाँ पर कितने H प्लस हैं, 1, तो फैक्टर कितना आ जाएगा निकल के, 1 आ जाएगा, है ना। अब बेसिक थिंग आप यहाँ से रियलाइज कर रहे होंगे क्या, तो जितने भी आपके पास एसिड हैं, है ना, जितना भी आप 3 एसिड देख रहे हो, मतलब जितना उसमें H प्लस आयंस प्रेजेंट रहेगा वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा, है ना। मतलब बेसिकली अगर हम उससे भी ज़्यादा बेसिक बोलें तो जितना H हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। बोला नहीं, जैसे एग्जांपल में देखो, है ना, कैसे नहीं, तो जैसे देखो आपके पास एक कंपाउंड है CH3COOH, ठीक है। अब इसको अगर आप वाटर में डिज़ोल्व कराओगे ना तो होता क्या है कि आपके पास CH3COO माइनस एंड प्लस H प्लस में टूटता है। तो H प्लस में टूटा मतलब एन फैक्टर इसका कितना निकल के आया हुआ, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने देख रहे हो, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, बट इसका एन फैक्टर निकल के कितना आया, 1। तो बेसिक चीज़ क्या है कि आपके पास आपने ये अगर बात करें इसका स्ट्रक्चर का, तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर में आपको ये देखने को मिलता है कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा होता है वही वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद H प्लस आयंस देता है और बाकी नहीं दे पाता है।
ठीक है। तो एसिड के केस में आपके पास n फैक्टर इन द सेंस क्या होगा, दैट इज अ नंबर ऑफ NH प्लस आयंस टू बी फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन, है ना। जितना H प्लस आयंस देगा वही उसका क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए था, एसिड के लिए। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, बेस की तरफ। अगर हम बेस की बात करें, किसकी बात करें, बेस का, तो हमें कुछ एग्जाम्पल हटाने पड़ेंगे। देखो अब बेस की बात करें तो नंबर ऑफ OH आयंस, OH माइनस आयंस टू बी फॉर्म्ड, जितना OH माइनस आयंस का फॉर्मेशन होगा, है ना, उसी को क्या बोलेंगे, बेस। जैसे NaOH ले लिए, इसको डिजॉल्व कराओगे तो Na प्लस प्लस OH माइनस होगा। अब यहाँ पे देखो OH माइनस कितना आया, आप बोलोगे 1, तो 1 आया तो आपके पास n फैक्टर कितना निकल के आएगा, 1, है ना। क्या कितना निकल के आएगा, 1। अच्छा, अगर मान लो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब बताओ अगर इसको डिजॉल्व कराओगे तो आपके पास ये क्या निकल के आएगा, Ca प्लस प्लस एंड OH 2 माइनस, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। अगर बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पर आपके पास Mg प्लस प्लस एंड 2OH माइनस, और n फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से OH माइनस आयंस का फॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा, वो बेसिकली बेस का फॉर्मेशन होता है, और जितने OH माइनस आयंस दिया जाएगा उस बेस के द्वारा वही उसका क्या होगा, n फैक्टर हो जाएगा, है ना। और लास्टली कौन बचा, दैट इज अ साल्ट। कौन सा बचा, साल्ट। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्या, साल्ट। देखो हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं अभी, साल्ट के n फैक्टर निकालने। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास NaCl है, एक एग्जांपल है NaCl, है ना। इसको अगर डिजॉल्व कराओगे तो आपके पास क्या आएगा, Na प्लस और क्या, Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस में ये टूटेगा। अब देखो कि इसके पास किसी भी एटम को उठा लो, इसके पास जितने भी चार्जेज होंगे, क्या होंगे, जितने भी चार्जेज होंगे, अगर नंबर ऑफ चार्ज, तो नंबर ऑफ चार्ज इसके पास कितना है, 1, और इसके पास कितना है, 1, है ना। समझ रहे हो, मतलब कोई भी साल्ट जब आयोनाइज्ड होता है ना, तो उस केस में आपके पास जो चार्जेज होंगे, जैसे Na2CO3 ले लो, तो Na क्या होगा, प्लस में टूटेगा, है ना, और क्या होगा, 2Na प्लस क्या होगा, CO3 2 माइनस में टूटेगा। अगर हम बात करें Na प्लस वाले पोर्शन का, किसकी बात करें, Na प्लस वाले पोर्शन की बात करें, तो टोटल कितने चार्ज हैं, 2 हैं, और इसमें भी कितने हैं, 2 हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना निकल के आया, यहाँ पर आप दिख रहा होगा 1, और यहाँ पे आपके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस कितना दिख रहा होगा, 2, कितना दिख रहा होगा, 2, है ना। कुछ और एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लो Al2, है ना, SO4 का होल 3 है, यहाँ पर करोगे तो क्या होगा, तो देखो आपको पता है कि एल्युमिनियम क्या है, 3 प्लस में टूटेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, 2Al प्लस SO4 किस में टूटेगा, 2 माइनस, और यहाँ पर क्या लगेगा, 3, तो टोटल चार्जेस कितने होंगे, 3:2 6, कितने होंगे, 6, तो इसलिए n फैक्टर इसका क्या निकल के आएगा, 6। तो इस तरह से आप n फैक्टर निकाल सकते हो, जिससे आप फाइनली नॉर्मलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। क्यों, क्योंकि आपके पास बेसिक जो थिंग है वो नॉर्मलिटी ही है, और नॉर्मलिटी में आपके पास जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसे फाइंड आउट करना होता है वो क्या है, n फैक्टर, है ना। नॉर्मलिटी में क्या है, n फैक्टर, जो एसिड बेस एंड साल्ट के लिए आपको
अलग अलग होता है, ठीक है। और उसका निकालने का भी सिंपल सा रूल हम लोग ने डिस्कस किया, ठीक है।